हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ हिस्ट्री का 9th चैप्टर कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज किंग एंड क्रॉनिकल्स और इस चैप्टर में हम मुगल किंग्स और उनके क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी बेटा, और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड द फ्रंटियर, सीमाओं से परे। हमारे पीछे के जितने भी पार्ट्स हुए हैं उन सब में हमने पढ़ा है कि उनकी सीमाओं के अंदर कैसे उनके प्रोविंसेस को डिवाइड किया हुआ था, कैसे फैमिलीज रहती थी, किस तरह से क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता था, कैसे रिवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। ये सारे पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। बट आज हम पढ़ेंगे कि उनकी सीमाओं से परे उनके रिलेशनशिप कैसे थे, किस तरह से उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे या फ्रेंडशिप चल रही थी, किस तरह से उनके रिलेशनशिप थे, वो सब हम इस पार्ट में रीड आउट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मुगल क्रॉनिकल्स के जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने उन सब टाइटल्स के बारे में बताया है जिन्हें मुगल एम्परर्स ने अज्यूम किया था, और वो टाइटल्स हैं जैसे कि शहंशाह, जिसका मीनिंग होता है किंग ऑफ किंग्स, जहांगीर, वर्ल्ड सीजर यानी कि वर्ल्ड को जीतने वाला, शाहजहाँ जिसका मीनिंग होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड का किंग। और ये टाइटल्स लिखने के पीछे जो राइटर्स थे उनका मोटो होता था ये बताना कि जितनी भी पॉलिटिकल पावर हैं, वो चाहे फ्रंटियर्स के अंदर हैं या फिर फ्रंटियर्स के बाहर हैं, सबके ऊपर मुगल एम्परर्स का ही कंट्रोल होता था। बट अगर हम उसी टाइम की सेम कॉन्टेम्प्रेरीज को पढ़ें, उसी टाइम के जो दूसरे हिस्टोरियंस, आसपास के एरियाज़ के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपने बारे में जो लिखा हुआ है वो अगर पढ़ें तो हम उनसे हमें पता चलता है कि जो मुगल एम्परर्स थे उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, उनकी पॉलिटिकल पावर्स को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेम द सफावीज़ एंड द कांधार का। सफावीज़ बेटा ईरान के शासक थे, और जो मुगल और सफावीज़ के बीच का जो रिलेशनशिप था, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती थी कि हिंदू कुश की जो फ्रंटियर्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, वहाँ पर किसका कंट्रोल है। जितने भी कॉन्करर्स होते थे जो नॉर्थ इंडिया में अपना नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करना चाहते थे, उन्हें हिंदू कुश की बाउंड्रीज़ को पार करके आना पड़ता था। इसीलिए मुगलों की ये पॉलिसी होती थी कि वो हमेशा हिंदू कुश की बाउंड्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा गार्ड्स करें और उन्हीं बाउंड्रीज़ पर अपना कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और मेनली जो है काबुल और कांधार जो है मुगलों और सफावीज़ के बीच के झगड़े की एक जड़ बना हुआ था। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये किला हुमायूं के पास था और फिर बाद में सफावीज़ ने इसको कॉन्कर कर लिया था, लेकिन 1595 में अकबर ने फिर से इसको जीत लिया था। फिर बाद में सफावीज़ और मुगल्स के रिलेशंस हालांकि अच्छे हो गए थे, लेकिन सफावीज़ बार बार यही दावा करते थे कि कांधार का किला उन्हीं का है। 1613 में जहांगीर ने सफावीज़ रूलर शाह अब्बास के दरबार में अपना एक दूत भेजा, ये कहने के लिए कि वो कांधार के किले को मुगलों के अधिकार में ही रहने दें, लेकिन उसका जो ये मिशन था वो सक्सेस नहीं हुआ था, मिशन फेल हो गया था। और 1622 में विंटर सीजन में पर्शियन आर्मी ने कांधार के किले पर अटैक कर दिया था, और इस टाइम पर मुगल आर्मी प्रिपेयर नहीं थी, तो यहाँ पर वो हार गए थे और कांधार का किला किसके अंडर चला गया था? सफावीज़ के अंडर चला गया था। सो ये था सफावीज़ के साथ। नेक्स्ट वन इज उनका एक और जो साम्राज्य था वो था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों के रिलेशनशिप कुछ अच्छे थे, यहाँ पर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य में इनके जो दो पिलग्रिमेज सेंटर थे बेटा, इस्लामों के जो दो पिलग्रिमेज सेंटर थे, मक्का और मदीना, दोनों ही ऑटोमन साम्राज्य में थे। और क्योंकि पहले जो लोग तीर्थ यात्राएं करते थे उनके ऊपर तीर्थ करने का टैक्स लगाया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था। सो इस टैक्स से बचने के लिए मुगलों ने ऑटोमन साम्राज्य के साथ अपने रिलेशन को अच्छे बनाए रखा। एक दूसरा रीज़न था रेड सी पोर्ट पर होने वाली ट्रेडिंग। रेड सी पोर्ट पर जो एदेन और मोखा, ये दो प्लेस थे जो एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेसेस थे। यहाँ पर जो ट्रेडिंग की जाती थी, क्योंकि ट्रेडिंग का भी टैक्स देना होता था, सो इस टैक्स से, यहाँ पर ट्रेडिंग के टैक्स से बचने के लिए भी मुगल्स ऑटोमन साम्राज्य के साथ अपने रिलेशन को अच्छे रखते थे। यहाँ पर जो ट्रेडिंग की जाती थी रेड सी पर, और जो इस ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा प्रॉफिट मक्का और मदीना के जितने भी श्राइन्स थे उन वहाँ पर उससे चैरिटी कर दिया जाता था, दान कर दिया जाता था। मतलब उस प्रॉफिट को इंडिया में नहीं लाया जाता था। इवन औरंगजेब को जब इस बारे में पता चला कि उस प्रॉफिट को इंडिया में नहीं लाया जाता है, वहीं पर दान कर दिया जाता है, तो उसने
कहा कि ये पैसे का मिस यूज है। इवन उसका थॉट था कि वॉज एज मच अ हाउस ऑफ गॉड एज मक्का, कि भगवान का घर जैसा मक्का में है वैसा ही इंडिया में भी है। अगर हमें दान ही करना है तो हम मक्का तक दान करने के लिए क्यों जा रहे हैं, इंडिया में ही क्यों ना दान करें। सो उसने जो है वहाँ पर जो वो दान करने वाला और टैक्स ट्रेडिंग वाला सिस्टम था वो धीरे धीरे कम होता चला गया था औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। ओके, नेक्स्ट है जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट। बेटा जो यूरोपियंस थे उन्हें इंडिया के बारे में जानकारी इन जेसुइट मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स और डिप्लोमेट्स से ही हुई थी, क्योंकि जो ट्रैवलर्स थे वो यहाँ पर ट्रैवलिंग करते आते रहते थे और ट्रैवलिंग के टाइम पर ही अपनी कंट्री में जाकर वो अपनी यात्राओं के बारे में ट्रैवलॉग लिखते थे। सो इन्हीं ट्रैवलर्स से, मर्चेंट से, डिप्लोमेट्स और जेसुइट मिशनरीज से उन्हें इंडिया के बारे में पता चला था। और इन जो जेसुइट्स अकाउंट हैं वो मुगल यूरोपियन राइटर्स के मुगल कोर्ट के बारे में सबसे पुराने अकाउंट है, यानी कि मुगल कोर्ट के बारे में जो उसने सबसे पहले लिखा था वो किन्होंने लिखा था, जेसुइट्स क्रिश्चियंस लोगों ने ही लिखा था। सो धीरे धीरे 15th सेंचुरी में 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया में आया तो उसके सी रूट का पता लगने के बाद यहाँ पर मर्चेंट्स का जाल सा बिछ गया था, मतलब बहुत सारे मर्चेंट्स आने यहाँ पर शुरू हो गए थे और ट्रेडिंग करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। सो जो पुर्तगीज किंग थे वो भी क्या चाहते थे, जो जेसुइट मिशनरीज हैं उनकी हेल्प से वो क्रिश्चियन धर्म को फैलाना चाहते थे इंडिया के अंदर भी। सो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए पोर्तुगीज किंग्स ने इन जेसुइट मिशनरीज का बहुत ज़्यादा साथ लिया। 16th सेंचुरी तक धीरे धीरे इन लोगों ने अपने एम्पायर को और ट्रेडिंग को यहाँ पर बिल्ड करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर अकबर किंग थे और अकबर जो है क्रिश्चियनिटी में उनका बहुत ज़्यादा, मतलब क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, इसीलिए उसने जो है अपना एक इनोवी जेसुइट मिशनरीज के पास भेजा उन्हें बुलाने के लिए गोवा में। और फर्स्ट टाइम 1580 में जेसुइट मिशनरीज भारत में आए थे और वो कहाँ आए थे, एट द मुगल कोर्ट फतेहपुर सिकरी में वो यहाँ पर आए थे। वो यहाँ पर 2 इयर्स तक रहे और उल्मा में जितने भी ऑर्थोडॉक्स थिंग्स थी उनके बारे में अकबर के साथ उनके वाद विवाद भी बहुत ज़्यादा हुए। और फिर जो बाद में उनके 2 और मिशनरीज यहाँ पर आए जो कि 1591 और 1595 में आए थे। ओके, सो जो जेसुइट्स अकाउंट्स हैं मुगलों के बारे में वो अकबर के साथ उनकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन हुई है उसी के बारे में, उसी के बेस पर उन्होंने लिखे हुए हैं। ये जेसुइट मिशनरीज जब असेंबलीज में आते थे, पब्लिक असेंबलीज में आते थे, तो इन्हें अकबर के थ्रोन के पास वाली सीट दी जाती थी। अकबर अपने खाली टाइम जो है इन लोगों के साथ स्पेंड करता था। ये लोग अकबर के कैंपेन्स में उसके साथ जाते थे, उसके बच्चों को पढ़ाते थे, बहुत सारा टाइम अकबर इनके साथ स्पेंड करता रहता था। और मुगल क्रॉनिकल्स में भी इन जेसुइट मिशनरीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरह से उन्होंने अकबर की मेंटालिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। अब है क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजियन। जो फॉर्मल रिलीजियन यानी कि जो ईसाई ऑर्थोडॉक्स फैला हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अकबर धीरे धीरे इनके इन्फ्लुएंस में आ रहा था और इनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित भी हुआ था। और धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में जितनी अच्छी चीज़ें उसको लगी थी उसको उसने अडॉप्ट करना, अपनाना शुरू कर दिया था। सो उसने अपने ऑर्थोडॉक्स पर क्वेश्चन करना, जो ईसाई ऑर्थोडॉक्स था उसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। जो ये जेसुइट मिशनरीज थे बेटा, उन्होंने अकबर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो की और इस चीज़ से अकबर बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस भी हुए, डीपली उनसे इम्प्रेस हुए थे। और धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और क्रिश्चियनिटी में जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगी उन्हें गेन करते चले गए। और इसी वजह से जो ये जेसुइट डॉक्ट्राइन्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि अकबर ने अपने धर्म को चेंज कर दिया था। मतलब अकबर ने जो इनके तरीकों को अपनाना शुरू किया, क्रिश्चियन धर्म के कुछ तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया था। जैसे शाम के टाइम पर क्रिश्चियन धर्म में कैंडल्स जलाई जाते हैं, तो शाम के टाइम पर अपने महल में कैंडल जलाना अकबर ने शुरू कर दिया था। ये तरीका उसने जो है ये जेसुइट मिशनरीज के द्वारा बताने के बाद ही अडॉप्ट किया था। सो जेसुइट्स के डॉक्ट्राइन्स जो हैं, उनके जो दस्तावेज हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि अकबर ने अपने धर्म को चेंज कर दिया था। अकबर रिलीजियस के बारे में अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता था
और उसकी इसी क्विस्ट ने, इसी तलाश में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना में जो अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स थे, जैसे मुस्लिम, हिंदू, जैनिज्म, पर्शियम, क्रिश्चियंस, इन सब के बीच में डिबेट होती थी अपने अपने धर्मों को लेकर कि भाई हाँ हमारे धर्म में ये अच्छी चीज़ है, या इस तरह से सारी डिबेट्स होती थी। और इस डिबेट से धीरे धीरे अकबर की नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई। और उसके कोर्ट में भी हमने देखा था कि हिंदू भी होते थे, राजपूत भी होते थे, तो वो जिस तरह से अपने धर्मों को अपनाते थे, अपने धर्मों का पालन करते थे, अपने धर्मों की प्रैक्टिसेस करते थे, सो उससे भी अकबर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनके धर्मों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। मीन्स अकबर जो है दूसरे रिलीजियस के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। सो धीरे धीरे जब उनकी ये क्यूरियोसिटी बढ़ती गई तो उन्होंने क्या किया, जिस धर्म में, जिस रिलीजियस में जो अच्छी चीज़ की लगी उसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। ओके, सो धीरे जैसे कि और जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वे थे उनको उसने जो है अपनाना बंद कर दिया था। जैसा कि अबुल फजल ने अकबरनामा में भी दिखाया है कि जितने भी एम्परर्स होते थे उनके पीछे एक वाइट सर्कल दिखाया है, और वो वाइट सर्कल कहाँ से लिया है, जीसस के पीछे का जो वाइट सर्कल, पहले ईसाई लोग ही जीसस के पीछे उस वाइट सर्कल को दिखाते थे। तो धीरे धीरे अबुल फजल ने भी जितनी भी पेंटिंग्स छापी हैं अकबरनामा में, उन सब में एम्परर्स के पीछे वाइट सर्कल दिखाया है। उस वाइट सर्कल का मीनिंग क्या होता है कि ये सबके ऊपर विजेता है, इसके अंडर जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सारे इसके इन्फ्लुएंस उनको मानते हैं, और जिसके जितने भी एनिमीज हैं वो इसके कंट्रोल में आ गए हैं। नेक्स्ट है बेटा होम इन हरम। इसमें क्या दिखाया गया है, होम का मीनिंग क्या होता है, वर्शिप, फायर वर्शिप, आग की पूजा। हालांकि देखो मुस्लिम्स लोग जो है आग की पूजा नहीं करते थे, लेकिन अकबर की बहुत सारी रानियां हिंदू भी थी, राजपूत भी थी, और जिस तरह से वो अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करती थी, धीरे धीरे उसने पूरी तरह से हरम में वो सारी प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दी थी। हरम क्या होता था, उनका जो डोमेस्टिक वर्ल्ड, यानी कि जहाँ पर उनकी फैमिली रहती थी, एम्परर्स की फैमिली रहती थी, उसे हरम कहा जाता था। सो हरम में धीरे धीरे होम को भी उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और फायर की पूजा करना, सन की पूजा करना, ये भी उसने स्टार्ट कर दिया था। शाम के टाइम पर अपने कोर्ट में कैंडल जलाना, ये सारी चीज़ें भी उसने धीरे धीरे स्टार्ट कर दी थी। सो वो धर्मों में, अलग अलग धर्मों में जो अच्छी चीज़ें थी उन्हें वो अडॉप्ट करता रहता था। सो बेटा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। हमने मुगलों के बारे में जो कुछ भी पढ़ा आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। So thank you, and share and like my videos and subscribe my channel. Thank you, bye bye, keep learning.